लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट पढ़ाती हूँ डिटेल्स में। आज हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट की यूनिट 9 सेक्शन बी के अकॉर्डिंग वैल्यू बेस्ड लीडरशिप एंड कल्चरल लीडरशिप के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग समझेंगे वैल्यू बेस्ड लीडरशिप क्या है। तो देखिए, ये बेसिकली क्या है, वैल्यू के ऊपर निर्धारित है। ठीक है, जो भी लीडरशिप या फिर जो भी लीडर की बात होगा, जो भी बात वो रिप्रेजेंट करेंगे फॉलोअर्स के सामने, जो भी गोल्स वो सेटअप करेंगे फॉलोअर्स के सामने, वो वैल्यू के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए अभी समझते हैं एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर। Value based leadership is the idea that leaders should draw their own and followers' values for direction and motivation। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी मोटिवेशन एंड डायरेक्शन को सेटअप किया जाएगा वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, कुछ वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होगा। यहाँ पर लीडर्स जो भी खुद के लिए एंड फॉलोअर्स के लिए वैल्यू को सेटअप करेंगे वो डायरेक्शन के लिए होगा एंड मोटिवेशन के लिए होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सही था कि डायरेक्शन एंड मोटिवेशन के लिए यहाँ पर कुछ वैल्यू की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड लीडरशिप फिलोसफी एसिड्स द पीपल्स आर मोस्टली मोटिवेटेड बाय वैल्यू। सेम चीज है, मोटिवेटेड होती है कुछ वैल्यूज के आधार पर, कुछ जीवन की कुछ बिलीव्स होती है उसके आधार पर। इन अदर वर्ड्स वैल्यूज आर आवर मोस्ट नेचुरल मोटिवेटर्स। तो यहाँ पर कहा जाता है कि वैल्यूज ही है जो कि हमारे लिए नेचुरल मोटिवेटर्स की तरह काम करती है। ठीक है, जो भी वैल्यूज को हम लोग मान के चलते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कहेंगे कि अ, अगर आप वर्क को, ठीक है, आप जो भी वर्क करते हो उसको रिस्पेक्ट करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस पर बहुत ही ज्यादा एक क्वालिटी होगा। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस क्वालिटी बेस्ड होगा और आपकी परफॉर्मेंस हाई भी होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक वैल्यू की बात कर रहे हैं कि आप रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट एक वैल्यू है ना। तो यहाँ पर आपकी वर्क को रिस्पेक्ट करने को कहा जा रहा है, जिसके तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप आपकी काम को या फिर वर्क को रिस्पेक्ट करोगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई होगा। ठीक है, इट इज अ नेचुरल फॉर लीडर्स टू रेफर देयर ओन वैल्यूज। आपकी कुछ खुद की वैल्यूज होगा इन क्रिएटिंग एन विजन और मेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए या फिर गोल्स को क्रिएट करने के लिए आपके अंदर कुछ वैल्यूज होगा। And equally, it makes sense for leaders to connect with their followers. Values will make them more likely to act। मतलब ऐसा वैल्यू जो कि हर एक फॉलोअर्स को कनेक्ट कर सके। जैसे कि यहाँ पर रिचर्ड बैरेट ने कहा था कि जो अ वे ऑफ मेकिंग ऑथेंटिक डिसीजन दैट बिल्ड्स द ट्रस्ट एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड कस्टमर। मतलब यहाँ पर ऐसा डिसीजन लो जिसके थ्रू आपके ये जो भी फॉलोअर्स है आपके लिए ट्रस्ट एक हो सके। ठीक है, ट्रस्ट बॉन्ड करने को कहा और कमिटमेंट दे सके। तो यहाँ पर ऐसा डिसीजन मतलब ऐसा बात करनी होगी, ऐसी बिहेवियर होगा आपके अंदर, ऐसी एटीट्यूड होगा आपके अंदर जो कि वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करेगा और उसी वैल्यू से ट्रस्ट बिल्ड होगा, कमिटमेंट आएगा। क्लियर? As a philosophy, value based leadership assumes that an organization based around shared values। यहाँ पर अगर सोचेंगे तो वैल्यू बेस्ड लीडरशिप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज को यहाँ पर ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी एक्शन किया जाएगा वो वैल्यू के ऊपर बेस्ड होगा, मोर फ्लेक्सिबल होती है, प्रोडक्टिव होती है। ठीक है, लीडर्स who apply this philosophy likely to experience a certain inner benefit। मतलब उनकी कुछ इनर बेनिफिट की वजह से या फिर उनकी कुछ एक्सपीरियंस है उसकी वजह से इस फिलोसफी को वो अप्लाई करते हैं।
Leaders will make a better choice feeling more comfortable to act upon them. यहाँ पर उनके लिए एक अलग सा फीलिंग्स होती है कि अगर हम लोग वैल्यू को यूज करेंगे तो हम लोग जो भी हमारे डिसीजन होगा वो बेटर होगा। लीडर्स आर लाइकली टू बिल्ड बेटर मोर ट्रस्टिंग, वो लोग चाहते हैं कि अच्छा एक ट्रस्ट हो, ठीक है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट ना हो, लेस स्ट्रेसफुल होगा रिलेशनशिप फॉलोअर्स के साथ। लीडर्स आर मोर लाइकली टू फील अलाइन विद द ऑथेंटिक फील्स, तो वो ऑथेंटिसिटी को फॉलो करना चाहते हो। सो यहाँ पर लीडर का काम क्या होती है, एक फीलिंग कंफर्टेबल फीलिंग होगा, एक ट्रस्ट होगा, एक लेस स्ट्रेसफुल होगा एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप एंड ऑथेंटिसिटी आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ग्रुप तभी काम करेगा, वैल्यूज आर ऑलवेज, जब वैल्यूज से ही होगा सो ग्रुप में कोऑपरेशन भी आ जाएगा। यहाँ पर ग्रुप में कोऑपरेशन कैसे आएगा, आपकी हारमोनी, ब्रदरहुड, ये सारी जो वैल्यूज होती है, ठीक है, अगर ये सभी वैल्यूज आएगा तो ग्रुप की जो काम है, जो एक्शन है, वो भी ठीक ठाक होगा। Implicit values are assumed values of the leader and open misinterpretation। तो यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर इम्प्लिट वैल्यूज को एज्यूम किया जाता है, जिसके थ्रू आपकी जो मिस इंटरप्रिटेशन होती है वो ठीक ठाक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लिट वैल्यूज। एक्सप्लिट वैल्यूज रिफ्लेक्टेड होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के ऊपर, विजन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो देखिए, जो इम्प्लिक्ट वैल्यू होती है वो आपकी जो भी फॉलोअर्स है उसके साथ एक रिलेशन ठीक रखती है। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन को फोकस किया जा रहा है। अगर हम लोग एक्सप्लिट वैल्यू की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी काम करने के लिए पॉलिसीज होती है, गोल्स होती है, सिस्टम होती है, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर फोकस करती है। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं पूरी वैल्यू बेस्ड लीडरशिप को। तो वैल्यू बेस्ड लीडरशिप बेसिकली एक आइडिया है जो कि पूरी की पूरी वैल्यूज के ऊपर बेस है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा वैल्यूज को सेट कीजिए जिसके थ्रू आप एक सही डिसीजन, एक सही मोटिवेशन ले सके, यहाँ पर ऑथेंटिसिटी आ सके आपके डिसीजन में, यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, कमिटमेंट लेना होगा एम्प्लॉयज एंड कस्टमर के लिए। यहाँ पर आप ग्रुप ओरिएंटेशन कर सकते हो वैल्यू के थ्रू। अब वैल्यू के थ्रू आप ग्रुप ओरिएंटेशन कर रहे हो, तो ये वैल्यू दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी इम्प्लिक और दूसरी होती है आपकी एक्सप्लिट। इम्प्लिक आपकी रिलेशनशिप को ठीक करेगा, एक्सप्लिट आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को ठीक करेगा। यहाँ पर बेटर ट्रस्ट, लेस स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप, ये सभी चीज तभी होगा जब वैल्यू आएगा। ठीक है, ऑथेंटिसिटी भी इस लीडर्स की, इनके लिए कैरेक्टरिस्टिक होती है। लीडर चाहते हैं कि एक अच्छा रिलेशन हो, एक स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप हो, एक ऑथेंटिसिटी आए, यही लीडर की क्वालिटी होती है इसमें। अब नेक्स्ट देखिए, सेल्फ एनहेंसमेंट वैल्यू, खुद को अगर एनहेंस करना चाहते हो तो क्या करना होगा, वैल्यू बेस्ड लीडरशिप पर आपको यहाँ पर कुछ अचीव करना होगा पर्सनल सक्सेस के लिए। खुद को एनहेंस करना चाहते हो तो खुद की सक्सेस को खुद को ही देखना होगा, आपकी पावर को यहाँ पर देखना होगा। आप आपके अंदर की ऐसा पावर हो जो कि अदर्स को डोमिनेंस कर सके। ठीक है, मतलब आपकी बात सभी मान कर चले। इसका यहाँ पर डोमिनेंस का मतलब ये नहीं है इम्पोज करना, इसका मतलब बोली जाएगी कि आपकी बात को यहाँ पर सभी मान कर चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, हिडनिज्म। हिडनिज्म का मतलब होती है पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, तो आपके अंदर की ग्रेटिफिकेशन देखा जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांजेंट वैल्यूज, सेल्फ ट्रांजेंट वैल्यूज, जहाँ पर आपकी जो भी ऑनेस्टी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी लॉयल्टीज है, उसको देखा जाता है। और जब आपकी ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, मतलब आपकी इनर जो क्वालिटीज होती है उसको हम बेनिवोलेंस कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सलिज्म का मतलब आप सभी का भला चाहते हो, ठीक है, सोशल वेलफेयर, वर्ल्ड वेलफेयर चाहते हो, ठीक है, जिसको हम यूनिवर्सलिज्म कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू। खुद के बारे में बहुत सारी चीज सोच लिए, अब हम लोग समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बिलीव्स एंड आइडियाज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ गोल्स मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की सभी मेंबर्स के लिए कौन सी गोल्स है उसकी, उसको समझना, उसके आइडिया को समझना।
ठीक है, should be pursuing ideas about the appropriate kind of standards behavior organization or members should use to achieve these goals. मतलब अभी खुद के लिए बहुत सोच लिया, अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचो। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स होगा उस गोल्स को अचीव करने के लिए सभी मेंबर एक साथ काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब वैल्यू बेस पर कुछ कोर वैल्यूज होती है उसको देखेंगे। इंटीग्रिटी होना चाहिए, ठीक है, सभी एक साथ, सभी डिपार्टमेंट, सभी मेंबर, सभी सिस्टम एक साथ काम करेंगे, सो दैट इज इंटीग्रिटी होगा। ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए जो यहाँ पर एक लीडर की क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। करेज होना चाहिए, मतलब इनकरेज कर रहे हो। ऑनेस्टी होना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देख रहे हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग स्टडी किए थे ना, देखो बेनिवोलेंस में खुद की ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉयल्टी, वही बेनिवोलेंस की बात यहाँ पर बोली जा रही है कि ऑनेस्टी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जस्टिस, जस्टिस किसको डिनोट करती है? यूनिवर्सलिटी को, सोशल वेलफेयर, वर्ल्ड वेलफेयर, ठीक है, जस्टिस को देखना होगा। फीडबैक, रिस्पेक्ट, ह्यूमैनिटी, ये सभी वैल्यू अगर आपके पास एक साथ होगा दैट इज कॉल्ड द कोर वैल्यूज। आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। मैंने कहा था मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, तो मैं डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ। सो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू राइट, आप आपके अंदर एक ऐसा डिजायरनेस होना चाहिए कि आप जो भी काम करोगे वो काम सही करोगे। टू डू द बेस्ट एंड टू ट्रीट अदर्स एज लाइक टू बी ट्रीटेड, ठीक है। तो आपकी काम राइट होगा, आपकी काम बेस्ट होगा, ठीक है। आप ऐसे सभी को ट्रीट करोगे, ठीक है, जो कि सभी के लिए सही हो। वैल्यूज को आप इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने कहा था ना कि डोमिनेंस का मतलब यहाँ पर इम्पोज नहीं है, कि आप सभी के लिए यहाँ पर एक वेलफेयर की तरह सभी काम करवाओगे, ठीक है। आपकी बातों में, आपकी एटीट्यूड में वैल्यूज आएगी जिसके थ्रू सभी इन्फ्लुएंस होगा। आप वैल्यूज के थ्रू गाइड दे सकते हो, ठीक है। आप सभी को एक गुड फीलिंग्स दे सकते हो। वैल्यूज बेस्ड लीडर्स एक्सपेक्ट द गुड कंसिक्वेंस, यहाँ पर एक गुड कंसिक्वेंस होगा। हेल्प लीडर्स बी देयर बेस्ट, यहाँ पर लीडर्स खुद की बेस देते हैं, सभी को बेस देने के लिए हेल्प भी करते हैं। सभी को रेस्पेक्ट देना होगा आपको, आपकी आप इमोशन को, खुद की इमोशन को कंट्रोल करेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ द डाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स होगा, बहुत सारी चेंजेस आएगा, सो डाइवर्सिटी को आपको एक्सेप्ट करना है, खुद को कंट्रोल करना है एंड फीडबैक भी देना होगा, ठीक है। अच्छा, वैल्यू बेस्ड लीडरशिप होगी। अब हम लोग समझेंगे कल्चर लीडरशिप। कल्चर है, ठीक है, कल्चर का मतलब होती है कुछ नॉर्म्स, ठीक है, कुछ रूल्स, तो उसको देखना होगा, कुछ बिलीव्स। तो देखिए कल्चर लीडरशिप यहाँ पर डेवलप किया जाता है कि यहाँ पर ये एक ऐसा वे है, ठीक है, ऐसा पाथ है जिसके थ्रू आप लीडर को इस तरीके समझेंगे कि लीडर सिर्फ एक सर्टेन कंट्री या फिर सर्टेन स्टेट पर नहीं होगा। अगर लीडर की क्वालिटी को समझना होगा तो आप ग्लोबलाइज करके समझिए। देखिए कल्चर क्या होती है, आपकी सोसाइटी में एक कल्चर है, दूसरे इंसान की सोसाइटी में दूसरा कल्चर है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हर एक कल्चर के लीडर अलग अलग होगा, सभी लीडर को यहाँ पर एडप्ट करके चलना होगा, राइट, सिचुएशन को। तो इसके लिए हम लोग ग्लोबलाइजेशन मार्केट को देखेंगे, ना तो कि किसी भी स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक स्टेट या स्पेसिफिक सोसाइटी को देखेंगे, यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को हमें देखना होगा। अभी की जो मार्केट है, देखिए, जो भी हमारी ई कॉमर्स कहिए या फिर इंटरनेशनल मार्केट कहिए, तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं देखेंगे कि मैं सिर्फ मेरी एरिया पर कितने अच्छे से एक लीडरशिप क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा। आप अगर आपकी एरिया पर अच्छे से लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हो तो यहाँ पर अ, सभी सोचेंगे कि आप ग्लोबली अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप आपको खुद को एज ए ग्लोबली एज ए लीडर को आप खुद को तैयार करना होगा कि आप एज ए ग्लोबल लीडर कैसे आपको आप खुद को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल वे से आपको यहाँ पर देखना होगा, ग्लोबलाइज मार्केट पर आपको खुद को रिप्रेजेंट करना होगा।
क्योंकि अभी की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर्स की ज़रूरत होती है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर सकेंगे और बहुत ही क्विक तरीके से काम कर सकेंगे, पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑपरेटली काम कर सकेंगे अदर्स कल्चर में। आप देखो आपकी सोसाइटी की एक कल्चर है, दूसरी और एक सोसाइटी का अलग कल्चर होगा। अगर हम लोग कंट्री की बात करेंगे, हमारी इंडिया की एक अलग कल्चर है और जो अब्रॉड की कंट्री होती है, विदेश विदेश होती है, विदेशों में कल्चर अलग होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स होती है डिफरेंट कंट्रीज में। तो हर एक कल्चर्स को एडप्ट करते हुए आप आपकी जो भी वर्किंग प्लेस के जो मेंबर्स है, पार्टनर्स है, उसके साथ बहुत ही कोलाबोरेट वे में काम करेंगे और इन्वायरमेंट को बहुत ही क्विकली एडप्ट कर सकेंगे। इस टाइप की लीडर की ज़रूरत होती है, जिसको हम कल्चरल लीडरशिप कहते हैं। इट कैन नॉट बी एज्यूम दैट अ मैनेजर हु इज सक्सेसफुल वन कंट्री, यहाँ पर ये एज्यूम नहीं किया जाता कि आप सिर्फ एक कंट्री पर सक्सेसफुल हो। आपको यहाँ पर पूरी वर्ल्ड में सक्सेस होना होगा, क्योंकि कंपटीशन अभी बढ़ चुकी है। तो चलिए ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप एंड कल्चर को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग दो चीज़ों को देखेंगे। एक देखेंगे पहले इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल लीडरशिप। अच्छा, अब इंटरनेशनल का मतलब ही तो थोड़ा बहुत ग्लोबल ही होती है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अ, आपकी खुद की कंट्री को नहीं देख रहे हो, आप इंटरनेशनल लेवल पर देख रहे हो। दैट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? तो आप पूरी वर्ल्ड के ऊपर आप एक लीडर हो, आप एज ए एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव को डिफाइन किया गया है कि आप एक एग्जीक्यूटिव हो जो कि जॉब करोगे इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ पर आपकी एक्सपर्टाइज को देखा जाएगा। आपकी इंटरनेशनल लेवल पर आप खुद की जो जॉब है उसको डील करोगे। तो आप एग्जीक्यूटिव हो। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, हर एक जो भी कंपनी है वहां पर डील करती है जॉब को। तो बेसिकली क्या होगा कि आप जब डील करोगे एज ए लीडर, तो आप खुद की कंट्री या फिर खुद की एरिया पर नहीं, आप खुद को प्रिपेयर करोगे ग्लोबल वे में, ठीक है। तो वही चीज बोला चले इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव होगा आप ग्लोबल वे में। अब इसको एजुकेशन के साथ कैसे रिलेट करेंगे, आपको तो एजुकेशन में कोई बिजनेस नहीं करना है ना, तो आपको क्या करना होगा। तो देखिए, हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि स्टूडेंट सिर्फ हमारी कंट्री में यहाँ पर रहेगा, स्टूडेंट्स को हमें विदेशों में भी भेजना है। तो इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को ऐसे तैयार करना होगा, एज अ लीडरशिप क्वालिटी देना होगा, जो कि हमारी इंडिया के साथ साथ अदर्स कंट्री जाके भी वो एज एग्जीक्यूटिव हर एक चीज को डील कर सके, एज ए टीचर डील कर सके, एज ए कुछ बिजनेसमैन डील कर सके, या फिर कोई भी इंजीनियर हो किसी भी ऑक्यूपेशन पर वो एज ए लीडर डील कर सके, ठीक है। तो इसको हम इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अब ग्लोबल लीडरशिप, इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रोसेस की तरह है, जहाँ पर आपकी थॉटनेस, एटीट्यूड, बिहेवियर्स को ये इन्फ्लुएंस करती है ग्लोबल कम्युनिटी के साथ। यहाँ पर आप डील करते हो, यहाँ पर आप वर्क करते हो, यहाँ पर आपको ग्लोबल लीडरशिप पर क्या होती है, आपकी बिहेवियर, एटीट्यूड, थॉट्स की को इन्फ्लुएंस किया जाता है। कि मैं यहाँ पर ये नहीं सोचूंगी हमारे इंडिया का ये बिलीफ है, अब इस बिलीफ को ही मैं मानकर चलूंगी, अगर कोई चेंजेस आएगा तो उस बिलीफ को मैं नहीं चेंज करूंगी। इस टाइप की रिजिडिटी को आपको बंद करना होगा, खुद की शेल को यहाँ पर ब्रेक करना होगा आपको, ठीक है। यही बात बोली गई है कि अब ग्लोबल कम्युनिटी से आपकी बिहेवियर्स, एटीट्यूड, थॉट्स इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। टू वर्क टुगेदर, अब सभी के साथ काम करोगे किसी कॉमन गोल्स, किसी कॉमन विजन के ऊपर। इसके लिए 6 कोर डायमेंशन होती है एक लीडर के लिए, जैसे कि क्रॉस कल्चरल लीडरशिप स्किल्स को आपको सीखना होगा, जिसके थ्रू आप सभी कल्चर में एडजस्ट कर सको। आपके अंदर कुछ ट्रेड्स एंड वैल्यू होना चाहिए, कुछ कॉग्निटिव ओरिएंटेशन होना चाहिए। ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्टाइज स्किल्स को आपको एडेप्ट करना होगा। आप ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्टाइज स्किल्स को आपको एडेप्ट करना होगा, और विजन को भी आपको देखना होगा कि एज ए वर्ल्ड की गोल क्या है। अब देखो, इसके ऊपर मतलब कल्चरल लीडरशिप के ऊपर कुछ रिसर्च हुई है, कुछ थ्योरीज बिल्ड हुई है, उसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। बेसिकली 3 थ्योरी हुई है। फर्स्ट हम लोग समझेंगे इम्प्लिक्ट को,
नेक्स्ट हम लोग समझेंगे हॉफस्टेड को, और नेक्स्ट हम लोग समझेंगे ग्लोबल को। ठीक है, तो इम्प्लिक्ट का मतलब समझिए यहाँ पर क्या होती है। इम्प्लिक्ट लीडरशिप थ्योरी को ILT भी कहा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है द इम्प्लिक्ट लीडरशिप थ्योरी, इसको भी आपको पढ़ना होगा, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो ILT का फुल फॉर्म क्या होती है, द इम्प्लिक्ट लीडरशिप थ्योरी। तो इसके थ्रू हम लोग कौन से एजम्पशन लेते हैं कि यहाँ पर जो भी कुछ स्टेरियोटाइप्स होती है, कुछ इंसान की कुछ बिलीव्स होती है, कुछ स्कीमर्स होती है, वो सभी इन्फ्लुएंस कर जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कुछ पहले से एजम्पशन लेके चलते हैं कि इस टाइप की लीडर अच्छी होती है, एक गुड लीडर होना है तो इस टाइप की एटीट्यूड बिलीव्स होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ किसी एक कल्चर को देखकर ये एजम्पशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको गुड लीडर होना है तो डिफरेंट कल्चर के लिए आपको कैसा एक गुड लीडर होना है, उसकी एजम्पशन हमें क्या करना होगा। नेक्स्ट क्या होगा, हॉफस्टेड्स कल्चर डायमेंशन। तो इम्प्लिक का मतलब समझ लिया कि जो भी बिलीव्स एटीट्यूड है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री का नहीं होगा, वो एक गुड लीडर के लिए हमें पूरी की पूरी कल्चर को देखकर ये एजम्पशन लेना होगा कि एक गुड लीडर के लिए कौन से बिलीव्स, कौन सी स्कीम्स या फिर कौन से स्टेरियोटाइप्स होना चाहिए। अब हॉफस्टेड्स ने क्या कहा कि अगर कल्चरल डायमेंशन को देखना है तो हमें कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमें देखना होगा कि सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, मतलब हर एक कंट्री पर कुछ सिमिलैरिटीज होती है कल्चर को लेकर कि जैसे कि इंडिया में जो कल्चर है, आप सपोज कीजिए अमेरिका में, दोनों कंट्री में सिमिलैरिटीज क्या है कल्चर की बेसिस पर, या फिर उसके सिमिलैरिटीज के साथ साथ डिफरेंसेस भी होती है, सो डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पर हम लोग सभी कंट्री की सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को देखेंगे एंड एम्फसाइज भी करेंगे किसको, द नीड टू बी ओपन माइंडेड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द अदर कल्चर्स। डिफरेंट कल्चर्स की क्या नीड है उसको भी देखेंगे। ठीक है, सो तीन चीज देखेंगे बेसिकली, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस एंड नीड्स ऑफ द कल्चर्स अक्रॉस और वर्ल्ड। हॉफस्टेड ने यूटिलाइज किया था सिक्स डायमेंशन को। इन सारी चीज़ों को हमें देखने के लिए सिक्स डायमेंशन को जानना ज़रूरी है, कल्चर को कंपेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है देखिए, दिस डायमेंशन इंक्लूड द इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। ठीक है, फेमिनिज्म एंड मैस्कुलाइन, पावर डिस्टेंस, अनसर्टेनिटी, avoidance, long term and short term orientation and indulgence and restraint। ठीक है, देखिए ये आप अगर आप लोग काउंट करेंगे तो ये सिक्स है, सिक्स डायमेंशन को यहाँ पर बोला गया है, जिसके थ्रू आप सभी को कल्चर्स को कंपेयर कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, जिसके थ्रू आप कैसे एडजस्ट करोगे लीडरशिप स्टाइल के साथ, वो भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब ये जो इम्प्लिक लीडरशिप था, जहाँ पर आपकी गुड लीडर के लिए ओवरऑल कल्चर पर कौन सी बिलीव्स होना चाहिए वो बताया गया, और यहाँ पर जो डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज एंड जो नीडनेस है हर एक कल्चर्स की, उसके ऊपर फोकस करते हुए सिक्स डायमेंशन दिया गया। अब दोनों को यहाँ पर मीडिएट करते हुए एक थियोरी बनाया गया, वो है हमारी ग्लोब। ठीक है, GLOBE, ग्लोब, जिसका फुल फॉर्म है द ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, जहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया इस दोनों को, ILT एंड होफस्टेड स्टडी को। ठीक है, ग्लोब ने कहा कि जो ILT है उन्होंने भी सही बात कही कि यहाँ पर जो भी लीडर होगा वो ग्लोबली होगा, सो इसीलिए ग्लोबली एक लीडर की क्या क्वालिटी होना चाहिए उसको देखना है। तो उसको उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया उस थ्योरी को। उन्होंने कहा कि कॉमन कल्चर मेंटेन करना होगा, मतलब सभी जो भी हमारी कंट्रीज है, सभी कंट्री के लिए एक कल्चर होगा। ठीक है, अब उस एक कल्चर के ऊपर बेस करके कुछ कॉमन बिलीव्स होगा लीडर्स के ऊपर। तो इसके लिए क्या होगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा कि एज ए गुड लीडर कैसा होना चाहिए। अब देखो, जो हमारी हॉफस्टेड था, उन्होंने सिक्स डायमेंशन कहा था, अब यहाँ पर ग्लोब ने नाइन डायमेंशन कहा। ठीक है, तो उस नाइन डायमेंशन को हमें पढ़ना होगा। देखिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन एक हो गई। ठीक है, असर्टिवनेस, फ्यूचर ओरिएंटेशन,
ह्यूमन ओरिएंटेशन, सिर्फ आपको डायमेंशन को देखना है। फिफ्थ होगा इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिविज्म। सिक्स है आपकी अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, जो कि हमारी हॉफस्टेड में भी था। नेक्स्ट है आपकी इन ग्रुप कलेक्टिविज्म, पावर डिस्टेंस। एंड आपकी नाइन्थ है जेंडर। ठीक है, तो देखिए जेंडर इगलिटिज्म, तो ये हमारी नाइन्थ डायमेंशन है। तो ये बेसिकली कहा था ग्लोब ने। तो ये सभी जो डायमेंशन है वो कोरिलेट करके उन्होंने, मतलब जो भी हॉफस्टेड की डायमेंशन है उसके साथ कोरिलेट करके उन्होंने और भी अ, तीन डायमेंशन इंक्लूड किया, जिसके थ्रू उन्होंने ये बताया कि इस जो भी नाइन डायमेंशन है जिसके थ्रू हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कल्चर्स की वैल्यूज के ऊपर, प्रैक्टिसेस के ऊपर। ठीक है, तो ये था ग्लोब की अकॉर्डिंग। तो यही हमारी कल्चरल लीडरशिप है, जहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे बेसिकली कि डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर होती है हर एक कंट्री की, मगर लीडर को सिर्फ एक कंट्री में लीडर देना नहीं है, उनको सोचना होगा एज ए लीडर आप ग्लोबली कैसे हो, उस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना होगा। तो उस तरीके से प्रिपेयर करने के लिए हमारे लिए एक कॉमन गोल चाहिए, राइट, कि ग्लोबली एक एज अ गुड लीडर कैसा होगा। सो उसकी बिलीव, उसकी स्टेरियोटाइप्स, ये सभी चीज को हमें समझना होगा। तो जिस जहाँ पर आईएलटी ने ये बात कही थी, हॉफस्टेड ने कहा था कि डिफरेंस होती है, सिमिलैरिटीज होती है, तो इन सभी चीजों को देखने इसीलिए उन्होंने सिक्स डायमेंशन दिया। अब इस दोनों को मीडिएट करते हुए ग्लोब ने एक रिसर्च किया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि कॉमन कल्चर को मेंटेन करना चाहिए, जिसके थ्रू कॉमन बिलीफ मिलेगा लीडर के ऊपर। और जो हॉफस्टेड ने सिक्स डायमेंशन दिया था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए उन्होंने नाइन डायमेंशन दिया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल प्रैक्टिस को इस नाइन डायमेंशन के थ्रू हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी था दोनों लीडरशिप की स्टाइल। सो मैंने कल्चरल लीडरशिप की स्टाइल एंड वैल्यू बेस्ड लीडरशिप की स्टाइल डिटेल्स में पढ़ा दिया। जो भी क्वेश्चन आएगा इनमें से ही पूछा जाएगा। अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।